ये देखा और देखते ही गाना बंद करके मेरे को डांटना शुरू कर दिया। रिलीज सागर फिल्म का गाना, सागर फिल्म का वाइफ ने सारे मेरे जो रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड उठा करके कबाड़ी को 2-5 रुपए किलो के हिसाब से बेचती। हाय गाइस, मेरा नाम है ऋषि और मेरे साथ है मेरे को होस्ट कुशल। बॉर्न शो के एपिसोड 6 में आप सबका स्वागत है। प्रेजेंटेड बाय द अंडररेटेड क्रू। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिनको विंटेज कलेक्शन के नाम से जयपुर में जाना चाहता है। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी की। उनके कलेक्शन इतने बड़े हैं कि आज हम लोग सब उनकी जर्नी का पार्ट रहने वाले हैं एंड जानेंगे कि इन लोगों को इनकी जर्नी कैसी रही, इनको ये सारी चीज़ें पसंद कैसे आई एंड ये सारी चीज़ें का कलेक्शन उन्होंने कहाँ से कैसे कलेक्ट करा। जी, आपके कलेक्शन की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? शुरू में मेरे पिताजी को भी म्यूजिक का शौक था और हमारे घर में एक रेडियोग्राम हुआ करता था, लेकिन जब तक हम थोड़ा बहुत समझने लगे उससे पहले वो खराब हो चुका था और उसको ठीक करने वाले भी नहीं मिलते थे। तो एक तरह से इनिशियली स्टार्टिंग तो शौक तो हुआ करता था पिताजी के बाद, जब वो बजता था तब उसकी आवाज़ सुनते थे तब पापा के साथ। लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए और क्रिकेट वगैरह खेलते थे तो हमारे पड़ोस में ही कोई एक नरेश नाम के कोई एक सज्जन रहा करते थे। तो हम लोग जब क्रिकेट की बॉल उनके घर पे जाती थी तो सब लोग उनसे डरते थे कि वो बोलते थे कि यार तुम लोग इस तरह से बॉल मारते हो, मेरी रिकॉर्ड प्लेयर की नीडल टूट जाती, मेरा स्पीकर फट जाता। तो सभी बच्चे हम लोग उनसे डरते थे, नरेश जी से। तो एक बार मैंने बॉल मारी तो वो बॉल जाके नरेश जी के सीधे कमरे में गई। तो नरेश जी ने सब मेरे को बोले भाई बॉल लेके आ, तू आगे क्रिकेट खेलना है हमको। जब वहाँ गया तो उन्होंने बड़ा एक शानदार म्यूजिक चला रखा था और उस समय वो गाना चल रहा था उनके, अपनी तो जैसे तैसे लावारिस फिल्म का गाना था। तो बस ऐसा लग रहा था कि इसको सुनता ही रहूं। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा उन्होंने मुझे देखा और देखते ही गाना बंद करके मेरे को डांटना शुरू कर दिया उन्होंने, तुम लोग मेरे को ऐसे करते हो, ये मेरा ये टूट जाता है ये वो। मैंने बोला यार भैया प्लीज यार एक बार गाना वापस चला दो। तो वो मतलब उनको पता नहीं क्यों उसे उस वक्त क्या एहसास हुआ कि उन्होंने मेरे को बोला अच्छा तेरे को भी म्यूजिक का शौक है क्या। मैंने बोला यार भैया बड़ा अच्छा गाना लग रहा था। तो बस हम दोनों में एक दोस्ती हो गई। उस समय मैं छोटा सा था, 10-12 साल का था और वो कोई 30-35 साल के हुआ करते थे। तो हमारी दोस्ती हो गई थी, मैं उनके पास अक्सर सुनने जाता था और मेरे को ये जो शौक जो था वो वहीं से लगा, जो शुरुआती तौर पे। और लेकिन अब ये है कि वो दौर जाने की तरह था, मतलब जो रिकॉर्ड जो है उस टाइम जा रहे थे। ऑडियो कैसेट मार्केट में वापस आने का चल रहा था कि ऑडियो कैसेट आने का था, रिकॉर्ड तो जा ही चुके थे और ऑडियो कैसेट का चलन हुआ करता था। तो नरेश जी का भी उस समय ट्रांसफर हो गया। बाद में हमने थोड़े से बड़े हुए, कुछ पैसे जैसे मदर फादर ने हमको जो दिए थे या मेरे को, उसको गुल्लक में से तोड़ के वगैरह थोड़े बहुत इकट्ठे करके कुछ गेस्ट वगैरह या जैसे कई बार आते हैं पापा के कोई मतलब रिलेटिव आते थे तो पाँव छूते वो हमको 100-200-500 रुपए देते थे। तो सब पैसे इकट्ठे करे हुए थे। उससे पहला म्यूजिक सिस्टम खरीदा एक आईवा कंपनी का कि यार वो 2 स्पीकर, उसके अंदर 3 सीडी चलती थी, नीचे 2 कैसेट चलती थी, वो हमने खरीदा। लेकिन उसमें वो मजा नहीं आया जो नरेश का जो साउंड था। तो अब मेरे लिए ये हो गया कि नरेश वाली वो साउंड चाहिए मुझे। तो उस सिस्टम को किसी को भी कुछ नुकसान वुकसान वगैरह में करके कोशिश करा के डीलर को जाके बोले कि दुकानदार को भाई कुछ पैसे काट के मेरे को दूसरा सिस्टम दे दो। तो अब ये था कि वो दूसरा सिस्टम लेके आए तो बोला कि ये जरूर नरेश के जैसा बजेगा, जो वो बचपन में नरेश, तो हमारी तलाश का नाम ही नरेश था। तो धीरे धीरे ऐसे करके अपग्रेड करते 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 और आज यहाँ पहुंच गए। लेकिन आप मानोगे नरेश हमें आज तक नहीं मिला। बाकी ठीक है, अब इतने सारे सिस्टम सुन लिए, वो पहली बार सुना था इसलिए शायद उस वक्त हमें पता नहीं था कि क्या डिजिटल क्या एनालॉग। लेकिन अब उसको जब धीरे धीरे आगे जाते गए तब ये सब चीज समझ में आने लगी और आज
एनालॉग का एक अच्छा खासा कलेक्शन मेरे पास है। तो जैसे आज डिजिटल म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनने लगते हैं लोग, जो आज म्यूज़िक म्यूज़िक सुन रहे हैं स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूज़िक पे, तो कैसे एम्पलीफायर और ओल्ड जो विंटेज कलेक्शन है आपके पास, वो उस म्यूज़िक की एक क्वालिटी को कैसे बढ़ा देते हैं? फिर देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो अभी जो म्यूजिक जो सुना जाता है वो थोड़ा सा लोग बाग थोड़ा सा इजी और कंफर्टेबल टाइप की तरफ से सुनने के हिसाब से आजकल सारा जो है ऑन द ईयर्स आकर के रह गया म्यूजिक। जिसको देखो वो हेडफोन में आप म्यूजिक सुनाई देता है उनको। जिस बच्चे को भी देखो रोड पे भी क्रॉस करते हैं तो वो हेडफोन लगा के घूम रहे हैं, जो कि एक खतरनाक भी है। आप हर वक्त हेडफोन लगा के तो आपके कानों के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी खराब हो सकता है। तो लेकिन आपने जो बोला कि स्पॉटिफाई वगैरह ये सब जो है, ये सब डिजिटल है। और एनालॉग को सुनने के लिए अपन एनालॉग को मानते हैं कि चलो रिकॉर्ड सुन सकते हैं, ऑडियो कैसेट है, स्पूल है, इनको चलाना, इनको मतलब जो है इनके टेक केयर करना थोड़ा सा एक इतना इजी नहीं है। क्या आपने सीधा ही ब्लूटूथ ऑन किया और कानों में लगाए चल दिए कहीं भी घूमने वॉक करने। रिकॉर्ड को, एनालॉग म्यूजिक को सुनने के लिए उसको पहले रिकॉर्ड को भी क्लीन करना पड़ता है, बजाना पड़ता है। तो वो जो साउंड है, वो साउंड हास कानों को चुभती भी नहीं होती, वो मीठा म्यूजिक होता है। और मैं केवल इतना कहूंगा कि जो एक सीरियस म्यूजिक लिसनर है वो एनालॉग की तरफ फॉरवर्ड रहेगा, है और आगे भी रहेगा। जो सीरियस म्यूजिक लिसनर है, और चलते हुए आपको कहीं पे भी जिम जाते हुए म्यूजिक चलाना है वगैरह तो वो स्पॉटिफाई वगैरह चलेगा वहां तो। लेकिन आपका डेडिकेशन म्यूजिक की तरफ है तो आपको एनालॉग साउंड का ही मजा आएगा। अभी कलेक्शन करने के दौरान कोई नायाब ऐसी चीज़ आई है आपके पास में जिसको पाकर आप बहुत ज़्यादा खुश हुए हो, या आपको कभी ऐसा लगा हो कि ये मेरे पास भी हो सकता है? ऐसा है कि अभी मैं आपको बताया कि मैं दो जनों की इस म्यूजिक में एक तरह से बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आर डी बर्मन साहब और किशोर कुमार साहब। तो एक बार क्या था कि मैं स्टूडियो से कोई रिकॉर्ड्स वगैरह, कुछ स्पूल्स वगैरह लेकर के आया था, और उसमें मेरे पास में एक स्पूल ऐसा भी आया था जिसके अंदर मैंने किशोर कुमार का गाना था और आर डी बर्मन साहब का उसमें म्यूजिक दिया हुआ था। वो गाना मेरे पास आया, मैंने उसको प्ले किया। वो गाना मैंने कहीं भी नहीं सुना था। वो गाना था किशोर कुमार का अनरिलीज्ड सागर फिल्म का गाना, सागर फिल्म का। तो सागर फिल्म का सैड सॉन्ग था किशोर कुमार का, सागर किनारे दिल ये पुकारे। वो गाना जिस वक्त मेरे पास था, और अभी वो गाना मेरे एक अजीज मित्र लेके गए थे मेरे से, उन्होंने बोला कि इसका रिकॉर्ड बनवाएंगे। तो मेरा ये था कि इसका जो रिकॉर्ड निकलेगा तो सारे संगीत प्रेमी उसको सुनेंगे। तो मेरे पास उस टाइम कुछ लोग ऑफर करते थे 10 लाख ले ले, 12 लाख ले ले, 15 लाख ले ले। लेकिन मैंने उस वक्त ये सोचा कि इस गाने को कुछ ऐसी जगह पे करेंगे कि जो संगीत प्रेमी इसको सुने। तो मेरे एक मित्र ने बोला इसका एक रिकॉर्ड निकलेगा, उस रिकॉर्ड में आपका एक नाम भी आएगा कि आपकी वजह से ये गाना मिला हमें, क्योंकि वो कहीं था नहीं, अनरिलीज था गाना, कहीं किसी भी टेप कैसेट रिकॉर्ड किसी में निकला नहीं, क्योंकि कंपनी वालों ने उस वक्त उसको बेकार मान लिया था कि वो गाना फिल्म में आना ही नहीं है। तो उस गाने की कोई थी नहीं। तो वो रिकॉर्ड बनाने के लिए मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने बोला हम रिकॉर्ड बनाएंगे इसका और सारे संगीत प्रेमियों तक पहुंचेगा।
लेकिन बदकिस्मती से उसका रिकॉर्ड अभी तक बना नहीं। उसकी एक कॉपी जो थी वो हमारे एक मित्र अमेरिका के थे और एक पूना के थे, उन्होंने तो मेरे को क्रेडिट भी दिया है। उन्होंने यूट्यूब पे इस गाने को किया था, उसको लॉन्च किया था, उन्होंने मेरे को क्रेडिट दिया है कि ये गाना पुरुषोत्तम जी से हमको मिला। तो वो गाना जब किशोरदा का और आर डी बर्मन का था, जब तक मेरे पास अकेले के पास था, तब तक मुझे ये लगता था ये गाना उन्होंने केवल मेरे लिए गाया, तो किसी के पास नहीं हुआ करता था वो गाना। लेकिन बस इच्छा यही थी कि संगीत प्रेमियों तक पहुंचे, और कोशिश है कि वो रिकॉर्ड आया तो संगीत प्रेमी सारे उसको एनालॉग फॉर्मेट में फिर से सुन सकेंगे, यही आशा करता हूँ। ये मेरे जिसको कहते हैं कि आर डी बर्मन का एक ऐसा गीत जो मेरे पास था, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी, जिसको इस पूरे संग्रह के दौरान मेरे को जो चीज मिली वो मैं इसको मानता सो आपको क्या लगता है कि इंडिया का विनले का फ्यूचर कैसा होगा, एंड विंटेज का, अगर अभी हम लोग बात करते हैं जिस तरीके से सारी चीज़ें चलना चालू हो रही है, एंड जैसे आपने पहले बताया कि विनले वापस आना चालू हो रहा है, सो हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि ये सीरियस लिसनर की जो बात मैंने आपको बताई है, अभी धीरे धीरे जब रिकॉर्ड लोगों ने सुनना शुरू किया कि नॉन कंप्रेस्ड है, एनालॉग साउंड है, तो इसकी तरफ लोगों का, अभी यंग जनरेशन का भी थोड़ा सा इंटरेस्ट होने लगा। तो धीरे धीरे कंपनी ने नए नए रिकॉर्ड्स बनाने शुरू किए। तो पहले कम कॉपी बनती थी, अब धीरे धीरे कॉपीज की कीमत वो उनकी वो बढ़ती चली जा रही है। क्वांटिटी जो पहले कंपनी मान लो 100 रिकॉर्ड बनाती होगी, 200 बनाती होगी, 500 बनाती होगी, लेकिन अभी वो ज़्यादा बनने लग गई और रेगुलर न्यू प्रेसिंग्स रिकॉर्ड आ रही है। और नए फिल्मों के भी जो है कुछ रिकॉर्ड्स अभी आने हो रहे हैं। और रही बात फ्यूचर की, तो मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी ऑडियोफिल आज अपने 130 करोड़ की जनसंख्या में कुछ लिमिटेड है, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि आज भी संगीत सीखने वाले भी हैं। आप देखते हो सारेगामा वगैरह, कुछ अंताक्षरी के प्रोग्राम्स वगैरह, उसमें जो बच्चे हैं ज्यादातर जो परफॉर्मेंस होती है वो पुराने गानों पे देते हैं ज्यादातर। तो क्लासिकल यदि सीखना है, क्लासिकल पे भी जा रहे हैं, तो आपको उस पुराने संगीत को वो बच्चे सीख रहे हैं, तो उनको उस संगीत की आदत निश्चित रूप से, जब वो सीख रहे हैं, गा रहे हैं, तो उनको पड़ भी गई होगी। तो हमारी जो जनरेशन है, उसके बाद वो जो बच्चों की जनरेशन आनी है, जो ये संगीत सीख रहे हैं, वो इस संगीत को इसी एनालॉग फॉर्मेट में सुनना पसंद करेंगे। इस वजह से धीरे धीरे इसकी ऑडियंस बढ़ती चली जा रही है धीरे धीरे। लेकिन क्योंकि रिकॉर्ड एक हमेशा से ही महंगा शौक रहा है, तो हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। क्योंकि अभी नए प्रेसिंग्स के जो रिकॉर्ड्स वगैरह आ रहे हैं वो शायद 3,000 रुपए के करीब की रेंज में आ रहे हैं। तो आदमी सोचता है कि अरे यार, जो गाना फ्री में हम सुन सकते हैं ऑनलाइन, उसके लिए 3,000 क्यों लगाएं। तो लेकिन ये जो बच्चे या ये जो है, जो अभी जो संगीत के शौकीन है, या ये बच्चे जो इसमें कैरियर बनाएंगे, अपना कैरियर इसी में बनना उनका, तो उनको वो 3,000 का रिकॉर्ड वो लेंगे, उसको सुनेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि उसका ये सब है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि इसके फ्यूचर में कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि ये, जहां एक क्वालिटी की बात आएगी वहां एनालॉग साउंड जिंदा रहेगा म्यूजिक के लिए। आज जितना सारा आपके पास में कलेक्शन है,
तो इनको रखने में या इनको संभाल के रखने में कोई परेशानी नहीं होती आपको? देखो, जब शुरू में किया था ये कलेक्शन, तब थोड़े प्रोडक्ट हुआ करते थे। धीरे धीरे 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 5 हुए। तो घर वाली भी झगड़ा करती थी, भाई 1 रख लो, 2 रख लो, ये क्या पूरा ये तरीका होता है? पूरा घर ये सारा आपने कबाड़ खाना वो कर दिया, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। कबाड़ खाना। हाँ, वो कबाड़ खाना ही बोलती है। तो बोले कि जो है ये आपने कबाड़ खाना कर दिया, आपने इसको ये हटाओ यहाँ से। तो उस वक्त क्या है कि कोई ऐसे म्यूजिक लिसनर होते हैं जो हमें ये बोले कि हमने खरीदा तो उस वक्त समझ लो 10,000 का, उसने बोला यार मैं इसके 5,000 दे सकता हूँ, हमने बोला बीवी इसको बाहर फेंकेगी, उससे बढ़िया 5,000 ही दे। बिल्कुल ले। तो वो उसको लेके गया, उसने एंजॉय किया। उसने बोला यार, अब उसने बोला कि यार ये तो मेरा कोई ब्रदर मेरे से जबरदस्ती उठा के ले गया, मेरे को दूसरा दो। अब मुझे भी अपग्रेड करने की लगी है, तो मैंने उसको बोला भाई तू ये मेरा वाला ये ले जा, मैं फिर कोई दूसरा ले आया। तो धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जो प्रोडक्ट मैं अपने लिए लेके आता था, वो कोई ना कोई ऐसा बंदा आके बोलता है अरे यार ये मुझे दे दो, आप तो दूसरा ले आओगे, ऐसा वैसा। तो लेकिन इससे मेरी आदत जो नए नए अपग्रेड करने की बनती चली गई, हैबिट में आ गया। अब वो हैबिट में आ गया। अब लेके जाने वाले तो कम होते थे और मेरे खरीदने की हैबिट ज्यादा बन गई। अब देखो, पैसा भी एक जगह पे मैटर करता है, तो बहुत ज्यादा कई बार पैसे जगह दोनों चीजों की समस्याएं होती थी। तो धीरे धीरे इस चीज को जैसे जो ये लेके जाने लगे और मैं कुछ नहीं ले आया। आप बिलीव करोगे, एक बार मेरी वाइफ ने सारे मेरे जो रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड उठा करके कबाड़ी को 2-5 रुपए किलो के हिसाब से बेचती। बेच भी दिया, आपको पता नहीं पड़ा। अब वो केवल ये बोले कि घर के अंदर चूहे कर दिया आपने, इन रिकॉर्ड की वजह से चूहे हो रहे हैं। ये उस पुरानी, बहुत 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। बाद में उन रिकॉर्ड को मैंने वापस से खरीदा, वही वाले रिकॉर्ड नहीं, वो सब रिकॉर्ड्स मैंने धीरे 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 बरसों में जाके अब मेरे पास वापस कलेक्शन में है। अब मैं उनकी टेक केयर करता हूँ, और टेक केयर करता हूँ इसलिए अब वो जमीन में जिस हिसाब से पड़े थे उस वक्त वो समस्याएं थी, लेकिन अब मैं इनको टेक केयर के साथ पूरा मैंने रैक्स वगैरह के उनके लिए स्पेशल बना रखी है। उसमें मैं अपने सारे विनाइल के कलेक्शन को रखता हूँ, सुनता हूँ और एंजॉय करता हूँ। तो आपको लगता है आपकी फैमिली में आपके बाद भी कोई ऐसा इंसान होगा जो आपके पूरे कलेक्शन को जिंदा रख पाएगा, जैसे आपने आज तक अभी तक बना के रखा है इसको? जितना प्यार आप करते हो कोई कर पाएगा? एक्चुअली में क्या है कि प्यार कितना कम या ज्यादा ये तो देखो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा जो बेटा है वो अक्सर मेरे को ये बोलता है कि बोले पापा आपका जो ये कलेक्शन है वगैरह है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, लोग इसके बारे में इतना जानते नहीं है। और आज ये संगीत की धरोहर में अपने पास ऐसे ऐसे जो इक्विपमेंट्स वगैरह पड़े हैं जो कि आज देखने को नहीं मिलते, ये एटलीस्ट लोगों को पता होना चाहिए। तो उसने इसके चलते अपनी एक वेबसाइट भी बनाई है, rhythmgears.com के नाम से। उसके बाद उसने रिदम गेयर्स के नाम से उसने यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह ये सब कुछ बनाया है। उसके अंदर वो इन सब चीजों को धीरे धीरे करके वो ऐड कर रहा है। और वो ये इस लाइन में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ वो अभी वो इस कोशिश में है कि इसको पूरा मेरे बाद भी शायद वो संभालेगा और जिंदा रखेगा। उसको भी संगीत का बहुत प्रेम है और वो अभी 20 साल का है, लेकिन वो भी आर डी बर्मन को ही सुनता है। उसको आर डी बर्मन, जगजीत सिंह साहब बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब आज के यंग जनरेशन में आज वो हिमेश रेशमिया जी वगैरह ऐसे बहुत सारे कलाकार जो नए जो हैं, आतिफ असलम, उनसे ज्यादा वो आर डी बर्मन, जगजीत सिंह साहब को सुनता है। तो उसके संगीत के शौक को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं मेरे बाद भी इसको जिंदा रख सके। जैसे अगर किसी को कलेक्शन स्टार्ट करना है आपकी तरह, तो वो क्या बातों का ध्यान रख सकता है और कैसे वो स्टार्ट कर सकता है कि लाइक
कहाँ से उसको शुरू करना चाहिए एंड कहाँ से उसको धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए? ये कलेक्शन स्टार्ट मतलब ये शौक के ऊपर डिपेंड करता है, इसको कोई स्टार्ट करना नहीं करना, ये कोई एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इसको स्टार्ट किया जाए या चालू किया जाए बंद किया जाए। ये तो एक शौक है, ये अपने आप होता है। वो कहते हैं ना कि जो प्यार होता है वो किसी को कहने से कि इस लड़की से तुम प्यार कर लो, उससे नहीं होगा। प्यार तो जिसको देखोगे आपका दिल धड़केगा उसी से होगा। तो ये सब भी वही एक मोहब्बत है, इसको कोई करेगा नहीं, ये अपने आप ही हो जाएगी। जिसको सुनेंगे, जिसको इनके कानों के अंदर इसके मिठास जो आवाज़ पड़ेगी, जो इसका आनंद जो उसको मिलेगा, वो अपने आप ही उसका रास्ता खोज लेगा कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। बाकी यदि आप ऐसे बताते हो कि किसी को सलाह के तौर पे, तो इसमें अपन ये है कि वो किस तरह का सा म्यूजिक सुनता है, उसको नए गाने पसंद हैं तो विनाइल में नए गाने जो आजकल वापस लॉन्च होने शुरू हो गए, लेकिन एक टाइम के बाद आती है विनाइल, और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी हो चुका। तो सीडी भी आज मार्केट में आती नहीं है, तो उसको सुनना है स्पॉटिफाई वगैरह से ही सुनना पड़ेगा यदि ज़्यादातर नया म्यूजिक सुनना है तो। बाकी धीरे धीरे कंपनी वापस विनाइल वगैरह लॉन्च करना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे आप ये कलेक्शन ये सब बाय करते हो, सो कभी आपको ऐसा लगा कि लाइक आप लाइक फेक, बहुत जने फेक भी बेचते हैं, तो आप उनको उसका कैसे पता लगाते हो कि ये आइटम फेक भी तो हो सकता है कि लाइक अगर आप परचेज कर रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ इसमें कई एक इश्यू ज़रूर आता है कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो रिफर्बिश्ड करके बेच देते हैं कुछ लोग, कुछ रिपेयर करके बेच देते हैं, और कुछ उसको क्या है कि जो इस तरह से टेम्पर्ड करके बेच देते हैं। तो कई बार वो पहले जो है उसमें भी फंसे हैं, गलत चीज़ें हाथ में अभी आई है। बाकी धीरे धीरे अब समझ में आने लग गया, तो कोशिश करते हैं कि अच्छे प्रोडक्ट ही लें। बाकी तो पता नहीं रहता इस चीज़ का तो, लेकिन हाँ अब जो जानकारी हो गई इस वजह से अच्छे प्रोडक्ट ही हम लेते हैं। लेकिन हाँ अभी इसमें एक जो आपने जो फेक वाला किया, उसमें कई लोग क्या है कि इस प्रोडक्ट को, इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू जैसे समझ लो आज 50,000 रुपये का है, तो किसी ने फेक आईडी बना ली। फेक प्रोडक्ट नहीं बनता, फेक आईडी बनाई, और फेक आईडी बना करके और उसने इसको ऑनलाइन प्रमोट किया प्रोडक्ट को, और उसका प्राइस इसका रख दिया समझ लो 10%, 20%, 10%, 20%, यानी जो प्रोडक्ट 10,000, 20,000 का है उसको 2,000, 4,000 में ही उसको ऐड डाल दिया, डिजिटली प्रमोट कर दिया, यूट्यूब, फेसबुक, वॉटेवर जगह। अब वो फेक आईडी से बेच रहा है तो उसको उसके पास प्रोडक्ट है ही नहीं, प्रोडक्ट तो उसके पास है ही नहीं। अब जिसने उसको 4,000 दिए उसके गए 4,000। तो ये फेक आईडी हो सकती है, प्रोडक्ट फेक। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया आज के टाइम पे एक बड़ा मोटिव या फिर वैसा एक जरिया रह सकता है इनको प्रमोट करने के लिए एंड इनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए। बिल्कुल हो सकता है। अभी मोस्टली यदि हम इस संगीत की तरफ या इसकी सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, तो हमारी वाली जो जनरेशन है उस वक्त ये इतना ज़्यादा सोशल मीडिया आया नहीं था, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब चीज़ें। तो अभी क्या है कि हम लोग कुछ सीखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के जितने तैयार नहीं हैं। तो उस पोजीशन में ये है कि ये सारे जो अभी टास्क जो है हमने अपने बच्चों को दिए कि एटलीस्ट इसको संगीत के ये जो धरोहर जिसको कहते हैं, ये एक धरोहर है, प्राचीन धरोहर है, इसको जिंदा रखें। इसके लिए आप लोग इसको सोशल मीडिया हम लोग इतना नहीं समझते हैं, तो जैसे मेरे बच्चा वगैरह ये मेरे, तो वो सब इस लोग चीज़ को अभी जिंदा रखने के लिए या उसका प्रमोशन करते हैं, और उन्होंने अपने कुछ वेबसाइट्स, इंस्टाग्राम्स वगैरह ये सब बनाते हैं। और हम अपनी तरफ से तो अपना प्रयास कर रहे हैं कि इस धरोहर को, संगीत के, इसको जिंदा रख सकें। पुरुषोत्तम जी,
हमारे शो पे आने के लिए और आपका टाइम देने के लिए। और मज़ा आया आपके स्टूडियो में, और बहुत सी चीज़ें हमने ऐसी देखी जो हमें भी पता नहीं थी, लोगों को भी पता नहीं थी, एंड हमें पता है कि ये वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। एंड जो आपके म्यूज़िक था, जो आपने म्यूज़िक का हमें बताया, बहुत मज़ा आया। और ऐसे ही आगे हम लोग मिलते रहेंगे एक नए एपिसोड के साथ। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हो। रिदम गियर्स का आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा, आप उनको फॉलो करिए जाके। एंड मिलते हैं एक अगले एपिसोड में।